नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरा ज्ञान संचार में। तो अपने हिंदी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। और आपको पता है कि ये नवीन हिंदी व्याकरण की पुस्तक है जो कि कक्षा 9 से 12 के लिए है। तो इसे अपने पढ़ रहे थे, जिसमें अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज अपने ये चैप्टर पढ़ेंगे शब्द विचारक है, जिसमें अपने पढ़ेंगे विकारी शब्द। और ये विकारी शब्द मैंने आपको पहले बताया था कौन कौन से होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी विकारी शब्द होते हैं। तो इसमें अपने ये चारों चैप्टर पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है संज्ञा। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है संज्ञा की परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आलोक, पुस्तक, जोधपुर, दया, बचपन, मिठास, गरीबी, ये सभी क्या है? तो ये सभी संज्ञा है। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो अपनी संज्ञा क्या है? तो नाम को ही अपने संज्ञा कहते हैं। यानी जिन पदों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव का बोध होता है उसे अपने संज्ञा कहते हैं, सिंपल भाषा में अगर अपने कहें तो। अब है प्रकार। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संज्ञा मुख्यतः तो 3 प्रकार की होती है, यानी उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। इसमें दिया हुआ नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर तो 3 प्रकार की होती है और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। परंतु अपने 3 ही पढ़ेंगे। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक, तीसरी है भाववाचक संज्ञा। और अर्थ के आधार पर 2 संज्ञाएं और आ जाती है, जिनमें पहली है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी है समुदायवाचक संज्ञा, जो कि अपने जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहली संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सर्वप्रथम इसी की परिभाषा पढ़ेंगे। व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और वस्तु विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति विशेष में जैसे नाम आ जाएंगे अभिषेक, गुंजन, कविता, कामिनी, लोकेश, ये सभी क्या है? व्यक्ति विशेष संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट वस्तु विशेष में रामायण, उषा पंखा, रेटा मशीन, ये सभी वस्तु विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है स्थान विशेष। स्थान विशेष में जयपुर, गंगा, ताजमहल, हिमालय, ये सभी स्थान विशेष में आएंगे। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति का बोध होगा, पूरी जाति या फिर पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें प्राणी में मनुष्य, लड़की, घोड़ा, मोर, सेना, सभा, ये क्या है? ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। वस्तु विशेष में पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, चांदी, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। स्थान में पहाड़, नदी, भवन, शहर, गांव, विद्यालय, ये है जातिवाचक संज्ञा। जैसे अगर आ जाए कि चेतक घोड़ा, तो फिर वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में।
क्योंकि वो व्यक्ति विशेष में महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, केवल एक घोड़ा था, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। परंतु यहाँ घोड़ा क्या है, ये पूरी जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है तीसरी भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहें तो जिनसे हमें पदार्थों का बोध होता है उसे ही मतलब अपने पदार्थों का तो उसमें आ जाएगा द्रव्यवाचक में। भाववाचक में क्या है, सिंपल शब्दों में कि गुण, भाषा, अवस्था आदि का बोध होता है उसे अपने भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख हो गया, बचपन हो गया, सुंदरता हो गया, तो ये क्या है, भाव है। यानी ये एक तरीके से भाव है, अपने को ये दिखाई नहीं देते, ये भाव होते हैं। जैसे दुख हो गया, इसके अलावा ना, तो ये सभी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। जैसे कलंक हो गया, कायरता हो गया, ठंडापन हो गया, रोगी हो गया, ये सभी भाववाचक संज्ञा। विशेष कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में भी समुदायवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा दो भेद और बताते हैं, किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी ये दोनों ही, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें समुदायवाचक और द्रव्यवाचक को इन्होंने परिभाषित नहीं किया है। तो वैसे मैं बता देता हूँ कि जो द्रव्यवाचक है इसमें क्या है, यानी पदार्थों का बोध होता है, जिन पदों से अपने को पदार्थों का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। पदार्थों का बोध, जैसे घी, दूध, पानी, कपड़ा, ये सभी क्या है, पदार्थ। समूहवाचक में जिन पदों से हमें समुदाय का बोध होता है वो समूहवाचक या समुदायवाचक है। यानी समुदाय का बोध, नाम से पता चल रहा है, समुदाय का बोध। जैसे गांव, शहर, सभा, लोग, कक्षा, ये सभी समुदायवाचक हैं। तो यहाँ पे अपनी संज्ञा कंप्लीट होती है। अपने आगे संज्ञाएं बनाना, भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। यानी भाववाचक संज्ञा वो किन किन से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से हो गया, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, कुछ अव्यय पदों से, इनके साथ में प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो मानव से मानवता बनेगा, मित्र से मित्रता भाववाचक संज्ञा, प्रभु से प्रभुता, पशु से पशुता, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा। त्व प्रत्यय से पशु से पशुतो, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक से भाववाचक बना रहे हैं। मनुष्य से मनुष्यत्व, कवि से कवित्व और गुरु से गुरुत्व। पन जोड़ेंगे तो लड़का से लड़कपन, लड़का जातिवाचक है, लड़कपन भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बच्चा से बचपन। ऐ जोड़ेंगे शिशु से शेषव, गुरु से गौरव, विभु से वैभव। नेक्स्ट ई जोड़ेंगे तो भक्त से भक्ति। नेक्स्ट बड़ी ई जोड़ेंगे तो नौकर से नौकरी और चोर से चोरी, ये भाववाचक संज्ञा। आपा जोड़ेंगे बूढ़ा से बुढ़ापा, बहन से बहनापा। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई है। नेक्स्ट है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो इसमें त्व से अपना क्या है, सर्वनाम, और अपनत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा। यानी अपना में त्व जोड़ा तो अपनत्व बन गया। निज सर्वनाम है और निजत्व भाववाचक संज्ञा। स्व से स्वत्व भाववाचक। फिर पन, अपना से अपनापन, पराया से परायापन। कार,
अहं से अहंकार, सर्व सर्व से सर्वस्व, तो ये भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो इसमें आई से जैसे साफ, तो साफ से सफाई भाववाचक बन जाएगा। अच्छा से अच्छाई भाववाचक, बुरा से बुराई भाववाचक। बुरा क्या है? विशेषण, अच्छा विशेषण, साफ विशेषण, यानी विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। नेक्स्ट आस से, तो खट्टा से खटास, मीठा से मिठास, ता, उदार से उदारता, वीर से वीरता और सरल से सरलता। नेक्स्ट ये मधुर, मधुर विशेषण से माधुर्य भाववाचक, सुंदर विशेषण से सौंदर्य भाववाचक और स्वस्थ विशेषण से स्वास्थ्य भाववाचक संज्ञा बनेगी। नेक्स्ट पन, खट्टा से खट्टापन बनेगा, पीला से पीलापन, त्वय में वीर से बनेगा वीरत्व और लाल से लाली भाववाचक संज्ञा बनेगा। नेक्स्ट है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो इसमें ऐसे बनाएंगे सर्वप्रथम खेलना, तो खेलना से खेल बनेगा भाववाचक संज्ञा। खेलना क्या क्रिया? खेल भाववाचक। लूटना क्या क्रिया? लूटना से लूट बनेगा भाववाचक। जीतना क्रिया से जीत भाववाचक। नेक्स्ट ई, हंसना से हंसी आई, तो चढ़ना से चढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई। नेक्स्ट आवट, तो इसमें बनाना क्रिया है, बनावट भाववाचक। थकना से थकावट, लिखना से लिखावट बनेगा। नेक्स्ट आव, तो चुनना से चुनाव भाववाचक बनेगा। आहट, तो इसमें घबराना से घबराहट भाववाचक, गुनगुनाना से गुनगुनाहट भाववाचक बनेगा। नेक्स्ट उड़ना से, उड़ना क्या क्रिया और उड़ान है भाववाचक संज्ञा। न से, तो इसमें लेना से, लेना देना से लेन देन और खाना से खान। लेना देना क्या है? क्रिया और लेन देन क्या है? भाववाचक। खाना क्या है? क्रिया और खान क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। इसमें सर्वप्रथम ई से, तो भीतर से भीतरी, भीतर क्या है? अव्यय है और भीतरी भाववाचक। ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी बनेगी। यह समीप से सामीप्य भाववाचक बनेगी। इक, परस्पर से पारस्परिक, व्यवहार से व्यवहारिक। नेक्स्ट ता, निकट से निकटता भाववाचक बनेगी और शीघ्र से शीघ्रता भाववाचक शब्द भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो इस प्रकार अपनी संज्ञा है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इसमें है सर्वनाम। तो इसी क्लास में अपने सर्वनाम भी पढ़ा लेते हैं। तो सर्वनाम, सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम, यानी नाम सर्वनाम का अर्थ पूछ ले तो क्या है? सबका नाम। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। पहले वाक्य में गुंजन तथा विद्यालय शब्द संज्ञाएं हैं। दूसरे वाक्य में गुंजन के स्थान पर वह तथा विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द प्रयुक्त हुए, अतः वह और वहाँ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी इनके नाम पर इनको बार बार अपने यूज ना करें, यानी पुनरुक्ति को है वो अपने रोकते हैं इसमें, यानी पुनरुक्ति ना हो इसलिए सर्वनाम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये इन्होंने दे रखा है गुंजन विद्यालय जाती है, अगर अपने यहाँ आगे ये लिखते कि गुंजन विद्यालय जाती है, गुंजन विद्यालय में पढ़ती है, तो ये पढ़ने में थोड़ा अजीब भी लगता और शब्दों की बार बार पुनरुक्ति होती जो कि सही नहीं लगता। तो इस प्रकार पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर अपने सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बाद में निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं अपने उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि। यानी सिंपल सी बात है, जो खुद के लिए प्रयोग करेगा जिन शब्दों का वो क्या उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो सुन रहा है अपने सामने वाला है जो व्यक्ति, उसके लिए अपने जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको आदि। हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी आदरणीय व्यक्ति के लिए या बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं तो वो क्या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई 2 व्यक्ति है तो आपस में बात कर रहे हैं परंतु वो बात तीसरे ही कर रहे हैं तो वो तीसरा व्यक्ति होगा तो वो किस में आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। यानी उस तीसरे व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होंगे। जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका, ये सभी क्या है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये 3 भेद किसके हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के। नेक्स्ट दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है, यानी किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं वो निश्चयवाचक है। सिंपल सा, जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। वह आपकी घड़ी है, वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार यह मेरा घर है, इसमें यह शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, यानी निश्चितता का बोध होता है उसे अपने निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसमें अपने किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, यानी अनिश्चितता बनी रहती है इसमें, तो वो क्या होता है अनिश्चयवाचक। ये भी नाम से पता चल रहा है। जैसे कोई जा रहा है तो अपने को पता ही नहीं है कि कौन जा रहा है, तो अनिश्चितता है ये। वह कुछ खा रहा है तो पता नहीं कौन खा रहा है, किसी ने कहा था, अब इसमें पता नहीं चल रहा किसने कहा था। वाक्य में कोई, कुछ, किसी शब्द क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी नाम से पता चल रहा है प्रश्नवाचक, यानी जो प्रश्न का बोध कराते हो
या कोई पूछने का बोध हो तो उसे अपने प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गाना गा रही है, तो इसमें प्रश्नवाचक है, यानी पूछ रहा है कि कौन गाना गा रही है, तो ये प्रश्नवाचक है। वह क्या लाया, किसकी पुस्तक पढ़ी है। उक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसकी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी जिसमें पूछने का भाव हो या फिर प्रश्न का बोध हो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है, दो पृथक पृथक बातों के मध्य संबंध या फिर जो रिश्ता बताता है उसे अपने संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। उदाहरण से जो पढ़ेगा सो पास होगा, यानी दोनों के मध्य में ये संबंध बता रहा है, यानी जो पढ़ेगा वही पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये क्या है, दो पृथक पृथक बातों के बीच में रिश्ता बना रहा है या संबंध बना रहा है, तो ये भी नाम से प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट, लास्ट जो सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वैसे निज का मतलब ही क्या होता है, अपना होता है। निज का मतलब क्या होता है, अपना। तो नाम से ही पता चल रहा है कि बोलने वाला स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो आदि वाक्यों में अपना, अपने शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार अपने सर्वनाम भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है विशेषण। तो इसमें विशेषण और क्रिया ये अपने दो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में अविकारी शब्द भी पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस क्लास को लाइक या शेयर ज़रूर कर दें। जो भी LDC स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को ज़रूर देखें, और जो भी आपके पास में LDC स्टेनोग्राफर या SI के ग्रुप्स हैं उनमें इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। और आपके इसके अलावा जो भी आपके सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद सभी का।